हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस। और कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस में इस टाइम पे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर सेशन 2026, जिसमें नीट क्लास और आईआईटी की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इसी के साथ साथ फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गए हैं फॉर क्लास 11th के लिए 2 इयर्स प्रोग्राम में और क्लास 12th के लिए 1 ईयर प्रोग्राम में। तो आप जल्दी से अपनी सीटें बुक करा सकते हैं। खैर, अब आगे चलते हैं। ये जो सीरीज चल रही है, ये चल रही थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज, और आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट हमारे पास टॉप क्वेश्चन है वो ये है, A square of side L meter lies in the XY plane. क्लियर? एक स्क्वायर है जिसका साइड है L और जो यहाँ पे लाई कर रहा है वो XY प्लेन में लाई कर रहा है इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, और वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन हो रहा है बी नॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप पे, वेयर बी नॉट इज द कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, हमें क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है पासिंग थ्रू दी स्क्वायर, जो कि स्क्वायर से पास होगा। क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम यहां पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। क्लियर? और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। सपोज मानिए हमारे पास स्क्वायर है, वो भी बताया गया किस प्लेन में है? एक्स और वाई प्लेन में है। तो एक्स और वाई प्लेन में है। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास ये स्क्वायर है जिसकी जो साइड है ईच साइड हैविंग एल मीटर। क्लियर है? और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है गिवन है वो है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? तो हम जानते हैं ये एक एरिया क्या है? ये एरिया शो करता है यहां पर यूनिट वेक्टर को, सॉरी एरिया वेक्टर को। ये शो करेगा आपके पास एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को, एरिया वेक्टर। तो ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन पे, इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो कि किस डायरेक्शन पे होगा? वो होगा जेड एक्सिस पे। तो यहां से एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से एरिया की वैल्यू आ जाएगी L इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? के कैप, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एरिया हमने फाइंड किया है, एरिया क्योंकि ये स्क्वायर था तो साइड इंटू साइड एल स्क्वायर, और इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये जो प्लेन है वो कहां पर है? एक्स और वाई एक्सिस पे है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो मिलेगी वो कौन सी होगी? वो जेड एक्सिस होगी। तो इसलिए यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर के कैप। तो फ्लक्स अगर हम फाइंड करते हैं, फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी की जगह हो जाएगा हमारे पास बी नॉट 2i कैप प्लस थ्राइस ऑफ जे कैप प्लस 4k कैप डॉट एल स्क्वायर के कैप। क्लियर? अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर i कैप डॉट आई कैप होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, और i कैप डॉट जे कैप होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो डॉट प्रोडक्ट करिए, बी नॉट कांस्टेंट, एल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब देखिए i का j से होगा k से होगा 0, j का k से होगा 0। अब क्या बचेगा? 4k कैप डॉट k कैप, और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू 1। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 4 बी नॉट एल स्क्वायर, और यूनिट दे रखी है यहां पर वेबर। तो ये वैल्यू है हमारे पास 5 की। क्लियर है यहां पर? तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? क्या 2 बी नॉट एल स्क्वायर नहीं होगा, 3 बी नॉट पॉसिबल नहीं है,
आंसर है हमारे पास 4 बी नॉट एल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। डी भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ पर। तो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एज, एजेस के थ्रू बना हुआ है, एट 6 कॉर्नर एट ए, कोऑर्डिनेट दे रखा है बी सी डी ई, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं उस कॉर्नर के एफ तक। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी नॉट आई कैप प्लस के कैप इज प्रेजेंट इन द रीजन, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप ए बी सी डी ई एफ ए कितना होगा। तो चलिए पहले इसमें कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एजेस ड्रॉ करते हैं। तो सपोज मानिए ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भी ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक, जिस हिसाब से इन्होंने कोऑर्डिनेट दिए हैं उस हिसाब से हमारे पास एक प्लेन बन जाएगा एक्स और वाई में, और एक प्लेन बनता है हमारे पास वाई और जेड में। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्लेन बनेगा, फॉर्म होगा, ये प्लेन फॉर्म हो रहा है। कोऑर्डिनेट देखते हैं, ए कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे है तो 0, 0, 0। क्लियर। बी पे आइए, ये पॉइंट बी कहलाएगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट L, 0, 0 है। सी पे आइए, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा L, L, 0। ये पॉइंट हमारे पास D हो जाएगा, D पे हो जाएगा 0, L, 0। ये हो जाएगा हमारे पास E पॉइंट 0, L, L, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास F, F का हो जाएगा 0, 0, और ये L क्योंकि ये जेड एक्सिस पे है। क्लियर है। अब इन्होंने ये पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना गिवन है, B इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप प्लस के कैप टेस्ला। तो वैल्यूज कितनी होगी, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है। तो हमारे पास बी वेक्टर तो गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा पहले ए वेक्टर। तो चलिए यहाँ पर ए वेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के इसका कोऑर्डिनेट हो गया L, यहाँ भी लेंथ भी कितनी हो गई हमारे पास L। क्लियर, स्क्वायर है। ठीक, ये आपके पास L है, तो एरिया इसका मान लीजिए A1। तो ये कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में है। तो जब XY प्लेन में होगा तो इसका एरिया वेक्टर कहां पर गिवन होगा, वो होगा Z एक्सिस में परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहां पर एरिया A1 को अगर हम वेक्टर देखें, ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर, साइड इंटू साइड, और ये इसकी डायरेक्शन जो मिलेगी वो कहां मिलेगी, अलोंग दी Z एक्सिस। इसी टाइप से ये वाला जो आपके पास प्लेन है ये किस में है, Y और Z में है। तो वाई जेड के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, आई थिंक एक्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी साइड L और L है, तो इसका अगर एरिया देखें हम तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू L स्क्वायर आई। क्लियर। तो टोटल एरिया अगर हम ध्यान दें, जो भी हमारे पास प्लेन बने हैं, तो टोटल एरिया जो हो जाएगा A वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। तो यहां पर हो जाएगा L स्क्वायर के कैप प्लस L स्क्वायर आई कैप। तो L स्क्वायर कॉमन लीजिए, के कैप प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास आई कैप। क्लियर है यहाँ पर। तो अब फ्लक्स फाइंड हो जाएगा, फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर कितना, बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट हो जाएगा, एरिया कितना L स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप। क्लियर है। फिर से डॉट प्रोडक्ट देखिए, बी नॉट कांस्टेंट, L स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो पहले I का I से होगा, I डॉट I वैल्यू हो जाएगी 1, फिर I का K से होगा, I डॉट K 0, फिर K का I से होगा, K डॉट I 0, देन अगेन K डॉट K, तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू जाएगा 2 बी नॉट L स्क्वायर। यही बात क्लियर है।
तो आंसर हो जाएगा 2b0 L², और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वेबर। ठीक है, b0 L² नहीं होगा, √2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो, इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी, 2b0 L²। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? A cylindrical bar magnet is rotated about its axis। ये cylindrical bar magnet है, और इस cylindrical bar magnet में ऊपर साइड ये नॉर्थ पोल गिवन है, और डाउनवर्ड साइड में आपका साउथ गिवन है। ठीक है, साउथ पोल गिवन है, और ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है? अ वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सिस, एक वायर को कनेक्ट किया गया है थ्रू इट्स एक्सिस, एंड इज मेड टू टच द सिलेंड्रिकल सरफेस थ्रू अ कॉन्टैक्ट। और ये देखिए, इस एक्सिस के साथ एक वायर को कनेक्ट किया गया है, और एक अमीटर के साथ कनेक्ट करके इसको कहां पर? सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब पूछा गया है कि क्या क्या हो सकता है। नंबर फर्स्ट यहां पर पूछा गया है, अगर नंबर फर्स्ट पे बात करें, डायरेक्ट करंट फ्लो इन अमीटर, क्या यहाँ पर अमीटर में कोई करंट फ्लो हो रही होगी? फर्स्ट, नो करंट फ्लो थ्रू दी अमीटर, जो कि ये वायर में अमीटर कनेक्ट है, इससे कोई करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? सेकंड में पूछा है नो करंट फ्लो थ्रू दी अमीटर। थर्ड है अल्टरनेट साइनसोइडल करंट फ्लो थ्रू दी अमीटर ए विथ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/ω, मतलब अमीटर से एक साइनसोइडल करंट फ्लो होगी। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि टाइम वेरिंग नॉन साइनसोइडल करंट, जो कि टाइम के साथ बार बार चेंज होती जाएगी, और जो वो भी साइनसोइडल करंट नहीं होगी। क्या वो अमीटर से फ्लो होगी? कब? जब ये सिलेंड्रिकल जो बार मैग्नेट है ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो करंट तो हम जानते हैं तभी फ्लो हो सकती है जब यहां पर क्या चेंज हो? फ्लक्स चेंज हो, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा, यही तो होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस का d∅/dt। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहीं पर ये चीज को कंसीडर करते हैं कि जब ये बार मैग्नेट रोटेट होगा तो देखते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सपोज मानिए इस तरीके से हमने एक बार मैग्नेट लिया है, यही बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? यहाँ पर साउथ हुआ। ठीक है, और इसी के ऊपर एक कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कोई भी, जिससे हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे। तो यहां पर होगा क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो हमेशा कहां से आएंगी? नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ तक वो मूव करते हुए जाएंगे। यही तो ऐसी इसी तरीके से मूव करेगा। कहां से स्टार्ट होगा? साउथ से नॉर्थ में, और इनवर्ट में होगा आपका कहां से? नॉर्थ टू साउथ, और इनवर्ट में हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। तो अब इसके रोटेशन अगर हम करवाएं कुछ इस तरीके से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर हम रोटेट कराएं तो क्या चेंज होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजमेंट आएगा? तो हम कहेंगे नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था नॉर्थ टू साउथ वो रोटेशन के बाद भी वही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक, क्या ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट हमने ऊपर बनाया है, क्या इसके एरिया में कोई चेंज आएगा? तो हम कहेंगे नहीं, एरिया में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या कॉस थीटा ओरिएंटेशन पे या एरिया वेक्टर के साथ भी इसमें कोई चेंजमेंट आएगा? जो अभी इस एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर है, ये कैप मान लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ जा रही है, क्या रोटेशन से उसके एंगल में कोई चेंज आएगा? तो हम कहेंगे इसके एंगल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ना मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज है, ना ही एरिया में कोई चेंज है, ना ही थीटा में कोई चेंज है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो फाई है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। जब फाई कांस्टेंट रहेगा तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और जब डी फाई 0 हो जाएगा तो ईएमएफ क्या होगा? नॉट इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा। क्लियर है? और जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब नो करंट फ्लो थ्रू दी एमीटर, नो करंट फ्लो थ्रू दी एमीटर।
थ्रू दी अमीटर, अमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो हमारे लिए यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कौन सा ऑप्शन आता है? बी, नो करंट फ्लो थ्रू दी अमीटर। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि जब ये सिलेंड्रिकल अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, ना ही यहाँ पर एरिया चेंज होगा, ना ही यहाँ पर कॉस थीटा चेंज होगा, यानी एंगल चेंज होगा बिटवीन दी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, डी फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डी फाई अगर 0 आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है तो बच्चों अमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? नो करंट फ्लो थ्रू दी अमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर 6.2. A current start flow in B as shown. बात क्लियर है? ये बी वाला आपके पास है कॉइल जिसमें से करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हो गई। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। When A is moved towards B, जब A क्या कर रहा है? मूव कर रहा है टूवर्ड्स B, तब यहां पर क्या होगा? B में करंट फ्लो हो जाएगा। एंड स्टॉप व्हेन A स्टॉप मूविंग, और B वाली कॉइल पे करंट फ्लो होना रुक जाएगा। कब? जब A वाली जो कॉइल है वो B की तरफ जाना या उसका जो मूव जो है मोशन रुक जाएगा। क्लियर? द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज। जो A पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी फ्लो हो रही है? काउंटर क्लॉकवाइज में हो रही है। और B इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन A इज मूव। जब A को मूव कराया जाएगा B की तरफ तो B को हमेशा क्या रखा जा रहा है? स्टेशनरी रखा जा रहा है। वी कैन इनफर दैट, तो यहां से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है ये इस बारे में बात है। तो पहले एक चीज यहां पर समझ लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि एक कॉइल है और जब हम इसको मूव करा रहे हैं बी की तरफ, बात समझिएगा, जब ए कॉइल को हम मूव कराएंगे बी की तरफ तब इसमें से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई है। डायरेक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो किस डायरेक्शन पे? इस डायरेक्शन पे आई बी करंट फ्लो हुई है। बात समझ में आ रही? सेकेंड केस क्या कहता है कि जब इस कॉइल को, ये ए कॉइल है, वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव होगा। सपोज मानिए ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, ए की, मतलब ये किस कंडीशन पे आ गया? रेस्ट कंडीशन पे आ गया। उस कंडीशन पे जो कॉइल बी है इस पे जो करंट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्या ये बात समझ में आई? और ये भी बताया गया है कि ए पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी हो रही है? काउंटर क्लॉकवाइज हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है करंट। तो हमें ऑप्शन देखना है कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो अब यहां पर समझते हैं कि अगर नंबर फर्स्ट, इफ आई ए इज वेरिएबल, मान लेते हैं आई ए कैसा है? वेरिएबल करंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो ए वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रही है उसे हमने आई ए मान लिया, और ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर आई ए वेरिएबल है तो आई ए अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी बार बार क्या होगी? चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कहलाएगा हमारे पास? वेरिएबल होगा। क्या बात क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल होगा। फ्लक्स अगर वेरिएबल है तो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ में? तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस है तो दोनों केस में होना चाहिए। कब? जब ये वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा था तो भी यहाँ पर कौन सी करंट? इंड्यूस करंट फ्लो होनी चाहिए, आई बी। और जब ये रेस्ट कंडीशन पे आया और इसमें अगर वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा था तो भी इसमें क्या होना चाहिए? इन करंट को इंड्यूस होना चाहिए, आई बी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जब इसको हमने रेस्ट कंडीशन पे रखा तो यहां पर जो करंट थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसका मतलब तो यही हो सकता है
कि जो IA है वो करंट कौन सी है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई? जब ये करंट कांस्टेंट फ्लो हो रही थी, IA कांस्टेंट होगा, फिर जब ये आगे मूव कर रहा होगा तो क्या चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और उसी के कारण यहां पर क्या होगा, करंट फ्लो हो रही होगी, इंड्यूस हो रही होगी। लेकिन जब वो रुक गया, अब रुक गया तो डिस्टेंस के कारण अब यहां पे कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहां पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब A पे जो भी करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई नहीं है? और न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि A पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी वाली हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। बात समझ में आई? यहां पर अगर ये वेरिएबल होता और एक जब रेस्ट कंडीशन पे आ गया था, उसके बाद भी यहां पर बार बार फ्लक्स चेंज होता और यहां पे करंट फ्लो होता। ये कांस्टेंट है, इसीलिए डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, करंट यहां पर कांस्टेंट है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो यहां पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं हुआ, और जब EMF इंड्यूस नहीं हुआ तो यहां पे कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है। देयर इज ए वेरिंग करंट, नहीं हो सकता। देयर इज नो करंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज ए कांस्टेंट करंट। क्लियर है? कैसी करंट है, कांस्टेंट करंट है इन द काउंटर क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन भी कैसी है इसकी, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इन A। तो इस हिसाब से ये जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको बता दिया है क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अगर ये वेरिएबल होता तो यहां पर कंटिन्यूअस में आपका करंट इंड्यूस हो रहा था, चाहे वो डिस्टेंस कोई भी हो। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा है, हाँ जी देखिए, सेम एज प्रॉब्लम 4। हाँ जी, सेम एज प्रॉब्लम 4, एक्सेप्ट द कॉइल A इज मेड टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक, जैसा प्रॉब्लम आपके पास प्रीवियस था वही प्रॉब्लम है, पर इसमें क्या किया है, उस वाले प्रॉब्लम में v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कराया था, और इस वाले प्रॉब्लम में इसको एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको हम रोटेट करा रहे हैं। ठीक है? नो करंट फ्लो इन B इफ A इज रेस्ट। सेम A पे जैसी A वाली कॉइल रेस्ट कंडीशन पे आएगी तो B पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये तो कंडीशन यही है। कंडीशन क्या कहेंगे, A becomes in rest, then no current flow through the coil B. Clear? The current in coil A, when the current in B is counterclockwise and the coil A is as shown at this instant t is equal to 0. तो हमें ये बताना है, जो इसमें जो B में, हाँ देखिए, when the current in B is counterclockwise, जो B पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो हमें बताना है A पे जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम। क्लियर है? तो इस वाले स्टेटमेंट से इतना तो हमें समझ में आ गया है कि जब A वाली बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है तो B पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब जो IA होगा वो करंट कैसी होगी, कांस्टेंट करंट होगी। क्लियर है यहां पे कहानी, करंट कैसी होगी, कांस्टेंट। ये बात तो क्लियर है। वेरिएबल अगर होता तो रेस्ट कंडीशन पे भी अगर होगा तो भी वहां पे फ्लक्स चेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो अब यहां पे क्या करें, ए पे किस डायरेक्शन पे फ्लो होगा, तो एक चीज समझ लीजिए, जब हमारे पास कोप्लेनर कॉइल होगा तो कोप्लेनर कॉइल पे हमेशा हम जो पास वाले जो एजेस हैं, जो साइड हैं, उनको हम देखते हैं और वहां पर अप्लाई करते हैं लेंस लॉ। क्लियर? और जब हमारे पास कोएक्सियल जब होगा तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बिहेव होगा।
तो सपोज मानिए कि ये कॉइल जो कि रोटेट कर रही है, इसको हम कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लें, कॉइल जो कि रोटेट होगी ओमेगा से ना, और ये वाली बी वाली कॉइल ऐसी है जिसमें करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से, आई बी मान लेते हैं इसको। तो इस वाले एजेस को मान ले 2 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम इसको 1। अब जब ये रोटेट होगा, ये इस तरीके से रोटेट होता हुआ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.2, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा और ये वाला आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1। और कॉइल ये वाली बी जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी कितनी, आई बी। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, आई बी, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन पे। क्या बात क्लियर है? कैसी डायरेक्शन होगी, अपवर्ड। फिर ये रोटेट होगा, रोटेट होकर के फिर ये 2 वाला यहीं पहुंच जाएगा, 1 वाला कुछ यहां कहीं होगा, और 2 पे डायरेक्शन अभी भी कैसी मिलेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से करंट आपकी फ्लो हो रही होगी, और बी वाला कॉइल आपके पास यही है जिसमें डायरेक्शन पहले से ही आपके पास गिवन है। क्लियर है? तो देखिए 2 वाले पे जो करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। तो इस हिसाब से ये जो आपके पास फ्लो हो रहा होगा ये भी कैसा होगा, एंटी क्लॉक, ये होगा आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा रोटेट हो रहा होगा करंट, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर ये आपके पास कैसा है डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए वाली जो कॉइल है जिसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन ई इज करेक्ट। क्लियर है यहां पर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, द सेल्फ इंडक्टेंस L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of turns and increases। मतलब एक सोलेनॉइड के लिए हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो वो कंडीशन बतानी है कि कब हमारे पास सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब विथ अ फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स n। क्लियर है? तो मान लीजिए सोलेनॉइड हम जानते हैं कि किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू 5/I। 5 को फॉर्मूला हो जाएगा N BA अपॉन में कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू N/I। मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल ni, और यहाँ पे एरिया कितना मिल जाएगा, E। क्लियर है? तो L इज इक्वल टू I से I कैंसिल, स्मॉल n को ओपन कर लेते हैं, तो n हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n अपॉन L, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या, A। क्लियर है? तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L, स्मॉल ले ले, स्मॉल L, स्मॉल L ले लेते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल L। क्लियर है? यहां पर तो देखिए म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट, n स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट। तो अब इसका मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, यही हमारे पास बनता है। तो आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या है, L and A increases, L decreases, A increases, L increases, A decreases, both L and A decreases। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, L is directly proportional to A और L is inversely proportional to L। अगर एरिया बढ़ा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, और लेंथ अगर कम हुआ तो भी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर हमें L इंक्रीज करना है तो एरिया को इंक्रीज करना होगा और लेंथ को डिक्रीज करना होगा। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए L को हमें डिक्रीज करना होगा, L को डिक्रीज किया, एरिया को हमें इंक्रीज करना होगा,
एरिया को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो ओवरऑल जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या बात क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। अब यहां पर समझते हैं। अब मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज, कोई भी मेटल प्लेट कब हीट हो सकती है, कोई भी मेटल प्लेट हीट हो रही है क्योंकि a direct current is passing through the plate, it is placed in a time varying magnetic field, it is placed in a space varying magnetic field but does not varying with time, a current either direct or alternating is passing through the plate. Clear? तो कोई भी प्लेट कब हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है, तो उसके लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि उसमें से कोई करंट फ्लो कराए, वो हो सकता है आपके लिए डायरेक्ट करंट हो सकती है, डीसी करंट हो सकती है, वो एसी करंट भी हो सकती है, और तीसरा वहां पर हो सकता है किसी तरीके से इंड्यूस करंट फ्लो हो जाए। अगर ये तीन फिनोमिना हो रहे हैं तो वो जो आपके पास प्लेट है वो हमेशा क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहां पर? तो देखिए सबसे पहले कहा गया है अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू दी प्लेट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी भी प्लेट से अगर हम डीसी करंट को फ्लो कराएंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। और इसका फॉर्मूला शायद हमने पढ़ा है, फॉर्मूला था हमारे पास H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला। क्लियर यहां पर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक। अगर हम इसको क्या करें, किसी मेटल प्लेट को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है बार बार क्या होगा, चेंज होगा, मान लीजिए, तो भी इसमें क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जिसके कारण यहां पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण यहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो यहां पर करंट भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। और जब करंट इंड्यूस होगा तो इसमें भी क्या मिलेगा, हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। और ये कौन सा करंट होगा, आई थिंक ये इस करंट को हम बोल सकते हैं एडी करंट। ठीक है, जब कॉइल को रोटेट कराइए या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कराइए तो सर्कुलर फॉर्म पे इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एडी करंट। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर? इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विथ टाइम, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है जो टाइम के साथ तो वेरी नहीं कर रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है बट स्पेस के साथ वेरी कर रहा है। तो स्पेस के साथ अगर वेरी कर रहा है तो हमारे लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पर हम ये बता सके कि स्पेस के साथ अगर वेरी करेगा तो फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात हम यही मान के चलते हैं कि स्पेस के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हमेशा किसके साथ चेंज होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से इस ऑप्शन को हम रॉन्ग कहेंगे, क्योंकि जब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं मिलेगा। क्लियर है? फोर्थ आता है अ करंट, या तो हम डायरेक्ट करंट फ्लो कराएं या उसमें एसी करंट अगर फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो भी वो जो शीट होगी वो क्या शो करेगी, हीटिंग इफेक्ट को शो करेगी। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रॉब्लम का जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है ए, बी, और हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी। तो तीन ऑप्शन है, और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन यही है कि डायरेक्ट करंट फ्लो कराइए, इंड्यूस करंट फ्लो कराइए, या फिर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराइए। तीनों ही करंट के कारण किसी भी प्लेट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्टरनेटिंग का फॉर्मूला हो जाता है H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी। क्लियर यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट पाइए 6.8 एक ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल। ठीक, एक कॉइल पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है विच इज नॉट कनेक्टेड इन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, मतलब किसी भी सोर्स के साथ या बैटरी के साथ या सेल के साथ वो कनेक्ट नहीं है। दिस कैन बी ड्यू टू, ये कैसे हो सकता है? ठीक, तो समझिए द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहले समझ लेते हैं ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, और ईएमएफ की वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक, तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या चेंज होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, एरिया चेंज होना चाहिए, ओरिएंटेशन या फिर एंगल बिटवीन दी एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों में से कोई एक चीज भी चेंज अगर होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं ऑप्शन। द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो कॉइल है उसको हमने कहाँ रखा है? एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्या हो रहा है? जो ऑप्शन ए है इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है, और हमने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर फाई जो होगा वो भी क्या होगा? चेंज होगा, वेरिएबल होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? तो इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन पे आइए, द कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कॉइल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और किस में मूव कर रहा है? इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब बी में अगर हम ध्यान दें, सपोज मानिए ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज हो रहा है इनवर्ट डायरेक्शन पे। यहाँ पे हमने कॉइल भी रख दी है, और कॉइल भी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से अगर मूव करता हुआ भी जाएगा तो उस कंडीशन पे भी हम कहेंगे कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बार बार क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। द कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर एक कंडीशन मान के चल रहा है सी पे। सी की कंडीशन ये, द कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मानिए कि हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन पे। क्लियर है? इस तरीके से अगर हमारे पास कॉइल इंटर कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्यू टू लेंज लॉ ये इस मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज होगी, जब वो इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। तो ड्यू टू लेंज लॉ ये इंक्रीमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाने के लिए यहां पर जो करंट मिलेगी आपको, वो कैसी मिल जाएगी? क्लॉकवाइज करंट मिल जाएगी, इंड्यूस हो जाएगा। और या फिर मानिए जो आपके पास कॉइल है वो एग्जिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और जब एग्जिट करेगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इस डिक्रीमेंट का वो अपोज करेगा, और यहां पर वो और इंक्रीज करेगा इनवर्ट डायरेक्शन पर। तो यहां पर आपको जो करंट मिलेगी वो कैसी मिल जाएगी? रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर हमारे पास करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से अपवर्ड होगी, और यहां पर आपके पास डिक्रीमेंट होगा, ये डायरेक्शन मिलेगी। मतलब यहां पे मिल जाएगी आपको क्लॉकवाइज, और यहां पे मिल जाएगी आपको एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। तो जैसे ही आप पे देखिए ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल अगर इंटर कर रहा है, कॉइल जब इंटर करेगा तो यहाँ पर इनवर्ट का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इनवर्ट का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसे अपोज करने के लिए कहाँ होगा? आउटवर्ड का मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा, और जब वो आउटवर्ड का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो जो डायरेक्शन मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इसको ये अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए, अपोज करते समय ये करंट को कैसे फ्लो कराएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो कराएगा, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन पे और इंक्रीज हो जाए।
तो ये भी पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी क्या है, पॉसिबल है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल को हम एंटर कर रहे हैं या फिर कॉइल को अगर हम एग्जिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे भी वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट फ्लो होगी। क्लियर है? ऑप्शन डी, द कॉइल इज स्टेशनरी, कॉइल को हमने बिल्कुल स्टेशनरी रखा है इन एक्सटर्नल स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद टाइम। फिर से वही बात आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, और जब टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा तो वहां पर कोई भी फ्लक्स को चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट। तो ये इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है ए, बी, और हमारे पास तीसरा कौन सा आ जाएगा, सी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले पे क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है हमें कॉइल का। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 increases when they are brought nearer, depends on the current passing through the coil, increases when one of them is rotated about an axis, and M12 is equal to M21। मतलब mutual inductance due to one coil to another coil और second coil to first coil का जो magnitude होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक कॉइल है कोएक्सियली, और एक कॉइल मान लीजिए ये है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, R1, और इसका जो रेडियस है उसको कितना ले लेते हैं, सपोज R2। इसमें करंट फ्लो होगी सपोज I1, और इसमें भी करंट फ्लो करा देते हैं कितनी, I2, और दोनों कॉइल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना ले लेंगे, x। ठीक, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, 2 या 1 जो भी आप करना चाहें वो आप लीजिए, क्योंकि वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो अब जरा ये बताएं कि इस कॉइल फर्स्ट के कारण बी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला वही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ कॉइल। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी, नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लेते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर रेडियस अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यही तो होगा। और करते हैं जरा इसको, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, N1 म्यू नॉट ऐसी रहेगा, फर्स्ट कॉइल के लिए ले रहे हैं तो ये हो जाएगा I1, और ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/2। क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 1 के कारण 2 पे अगर हम निकालने की कोशिश करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा M इज इक्वल टू 5/2 अपॉन 5/1। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, 5/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 अगर देखें N P A अपॉन में कितना हो जाएगा I1। किस पे निकाल रहे हैं फ्लक्स, सेकेंड कॉइल पे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका लेंगे, सेकेंड का। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, फर्स्ट कॉइल के कारण, तो ये हो जाएगा B1, और एरिया जो लेंगे वो किसका लेंगे हम, सेकेंड का। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करें, N2 ऐसे ही रहेगा, I1 ऐसे ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 है, ये हो जाएगा N1 म्यू नॉट I1 R1 स्क्वायर अपॉन 2 R1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं, M इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए इस I1 से ये I1 कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा N1 N2 म्यू नॉट R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2। यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। ये पूरा फॉर्मूला बनता है किसका? मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। इंक्रीज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर, जब दोनों को हम पास में लाएंगे तो उस कंडीशन पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है, x हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब x की वैल्यू कम होगी तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब हमारे पास कॉइल पास पास आ जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा पास होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये बात क्लियर है? चलिए, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जो करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, और इसमें देखिए कहीं पे भी कोई करंट की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? थर्ड देखिए, इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, अगर ये वाला कॉइल रोटेट होने लगा एक्सिस पे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए यहां पर अगर हम इसको मतलब इंक्रीज करेगा, अगर सपोज माने इसी एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट कराएं, इस डायरेक्शन पे कुछ इस तरीके से रोटेट कराएं, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। कब? जब हम इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन हो सकता है कि इस कॉइल को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दें, तब क्या होगा? जब हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे तो उस कंडीशन पर ये हो सकता है आपके पास ये एक्सिस हो जाए और इस तरीके से, मतलब बार बार क्या चेंज होगा? थीटा चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? ये आपके पास ऐसे कॉइल है, ठीक, कोएक्सियली कॉइल है, फिर इसको रोटेट करा रहे हैं तो बार बार क्या चेंज होगा? हमारे पास थीटा की वैल्यू बार बार चेंज होगी, और जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्लक्स होगा वो पहले से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि ये हमारे पास इस तरीके से रखा हो, दूसरी कॉइल ऐसे रखा हो, मतलब दोनों का प्लेन कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। और जब दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा उस कंडीशन पे जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू उस कंडीशन पे कितनी हो जाएगी? 0। तो ईएमएफ यहाँ पर कोई भी इंड्यूस्ड नहीं होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब तो ये है कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कराएं तो उस कंडीशन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज। इसलिए इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे? इनकरेक्ट करेंगे। अब आता है, इज द सेम एज M21 ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। बिल्कुल सही, जो वैल्यू होगी M12 की वैल्यू वो इक्वल होगी M21 के साथ। M12 की जो वैल्यू होगी वो M21 के साथ बिल्कुल इक्वल होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पर R1 लिया है फर्स्ट के कारण 2 में, 2 के कारण 1 में, आप निकालने की कोशिश करिएगा, R1 आपको सेम मिलेगा। ठीक है, डाउट मत रखिए उसमें। M21 और M12 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो A और D जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड रेडियली इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोवाइडेड इन द कॉइल, दिस कैन बी बिकॉज। क्लियर है? हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल का एरिया इंक्रीज हो रहा है और उसके बावजूद भी उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये वो रीजन हमने आपको दिए हैं। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, समथिंग कुछ। तो एक एक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले केस देख लेते हैं क्या हुआ। ये हमारे पास एक कॉइल है और ये कॉइल अब एक्सपेंड हो रहा है अपने चारों डायरेक्शन पे, और इस तरीके से एक नया कॉइल वो बना रहा है। बात समझ में? तो इसका मतलब उसका एरिया बार बार चेंज हो रहा है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है
तो क्या इसमें ईएमएफ चेंज होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो फाई जो फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू दे रखा है बी ए कॉस थीटा, मान ले रहे हैं बी ए कॉस थीटा। तो देखिए एरिया तो चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है। बी हमारे पास कैसा गिवन है, बी गिवन है हमारे पास कांस्टेंट, बी कांस्टेंट है। एरिया चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इनका प्रोडक्ट है फाई वो चेंज होगा, और जब फाई चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारे लिए इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ जीरो नहीं होगा तो हमारे लिए जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि अगर एरिया एक्सपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो भी वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। ठीक है। सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड is in the same plane as the circular coil and it may or may not vary। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन पे जाते हैं। तो सपोज मानिए ये हमारे पास कॉइल है जो कि एक्स और वाई प्लेन में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी सब इसी प्लेन में मान के चल रहा है। ये हमारे पास सपोज मान लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का वो कहां जाएगा, जेड एक्सिस पे, और बी जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, सपोज मान लो आई कैप में, एक्स एक्सिस पे। तो एंगल जो बनेगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो 90 तो हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, और 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू अगर हो जाएगी जीरो तो E की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। मतलब कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो सकता है। कब, जब हम कॉइल की प्लेन पे ही किसको मूव करा दें, मैग्नेटिक फील्ड को पास करा दें। इसका मतलब ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आते हैं सी पे। The magnetic field has a perpendicular to the plane of the coil component whose magnitude is decreasing suitably। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है, और कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या उस कंडीशन पर भी ईएमएफ जीरो होगा? तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, ये है हमारे पास कॉइल, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो जिसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन पर है। क्लियर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ बी हम कह सकते हैं वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, और कितना हो जाएगा हमारे पास, ए। क्लियर। तो ये बी कॉस थीटा किसको शो कर रहा है, ये शो करेगा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बी। क्लियर। अगर हम ये कहते हैं एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बी कॉस थीटा की वैल्यू ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट देखें तो जो प्रोडक्ट होगा तो फाई हमारे पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही तो रहेगा। फाई कांस्टेंट होगा तो जो डी फाई है उसकी वैल्यू जीरो, और डी फाई जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर बी कॉस थीटा या मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एरिया अगर बढ़ रहा है, दोनों का बढ़ना और कम होना एक दूसरे को अगर कंपनसेट करेंगे तो उस कंडीशन पे जो फाई होगा वो कांस्टेंट होगा, डी फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ईएमएफ भी कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन जो हमारे पास मिल रहा है सी, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। लास्ट ऑप्शन क्या शो कर रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्शन। मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट है, और वो भी कैसा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। तो क्या इस केस में ईएमएफ जीरो होगा? तो वो नहीं हो सकता है ईएमएफ जीरो, क्योंकि फिर से अगर एक और डी ऑप्शन पे ध्यान दें तो ये कॉइल है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कांस्टेंट है अगर है, और इसका एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी कि सॉरी जो ईएमएफ जो होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ ईएमएफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू पी ए कॉस थीटा। पी हमारे पास कांस्टेंट है, बट एरिया तो चेंज हो रहा है, और जब एरिया चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और यहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं जो डी ऑप्शन क्या होगा वो गलत होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो है बी और सी, बी और सी, बी और सी। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।